हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। 1815 के बाद जो भी यूरोप में जो रूढ़िवाद आती है उसको समझेंगे। अच्छा, उसको समझने से पहले एक बार हम लोग पीछे का रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने राष्ट्रवाद की भावना को समझा, राष्ट्रवाद की शुरुआत को समझा। उसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा। फ्रांस में जो क्रांति होती है, जो राष्ट्रवाद की भावना को लेके प्रथम प्रयास करते हैं लोग, वहाँ पे जो क्रांति होती है वो समझा था। उसके बाद हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, उसको समझने के लिए हमने उसमें धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज पढ़ा। जैसे पहला हमने पढ़ा कि मध्यम वर्ग एक निकल के आता है। मध्यम वर्ग निकल के आता है ना। मध्यम वर्ग किसकी बात करता है? मध्यम वर्ग बेटा बात करता है उदारवादी राष्ट्रवाद की। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा कि ये मध्यम वर्ग निकल के कैसे आता है और इसने जो उदारवादी राष्ट्रवाद की बात की इसका मतलब क्या है। सो इतने सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो है 1815 के बाद एक जो रूढ़िवाद आता है वो। अच्छा, 1815 में ऐसा क्या हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें जो 4 देश होते हैं, 4 देश को कैसे याद करेंगे आप लोग? एक फॉर्मूला बताती हूँ, आप एक ट्रिक समझ सकते हैं। प्रब, PRAB, प्रब। P से प्रूशिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन। प्रूशिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों जो कंट्रीज़ होती हैं ये क्या करती हैं? ये चारों कंट्रीज़ मिल के नेपोलियन को हरा देती हैं 1815 में। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब वो जो सरकारें बनती हैं वो रूढ़िवाद को फॉलो करती हैं, रूढ़िवाद को करती हैं। तो रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? सो रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। मतलब वो लोग बोलते थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं, पारंपरिक संस्थाएं हैं, उनको हमें बनाए रखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, नेपोलियन आया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बदलाव आ गए थे, समाज में बहुत बदलाव आ गए थे। पहले जैसे राजतंत्र चलता था तो राजतंत्र को हटा दिया गया, लोग के हाथ में अब सारी शक्तियाँ आ गई थी। तो ये जो रूढ़िवाद थे ये पारंपरिक संस्थाओं को वापस से चाहते थे। फिर भी उसमें भी कुछ रूढ़िवाद ऐसे लोग थे, रूढ़िवादी लोग कुछ ऐसे थे जो क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। मतलब उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये नहीं कह रहे थे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई है तो चलो हम उसके पहले जो जिस तरह का समाज था उसी दौर में वापस से चलते हैं। उनका मतलब था कि जो नेपोलियन ने शुरू किए थे, कुछ परिवर्तन लाए थे, जैसे आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को बनाने में सक्षम था। तो मतलब उनका था कि नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव लाए थे ना। तो बदलाव लाए थे तो उनका मानना था कि वो बदलाव अब क्या करेंगे, हमारी पावर को, हमारी शक्ति को, जो राजतंत्र है, राजा की पावर को एक तरह से बढ़ा सकता है वो। अब वो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे नेपोलियन ने क्या किया था कि उसने सेना बना ली थी, ठीक है, आधुनिक सेना। मतलब उनके पास बहुत ही तकनीकी सेना, जिनके पास बड़े बड़े हथियार होते थे, सब कुछ होता था। सो वो सेना से क्या होगा, अगर आज के लोग भी, मतलब जो रूढ़िवादी आ रहे हैं वो अगर आधुनिक सेना रखेंगे तो उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि जिस भी क्षेत्र में वो राज कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको अपना कंट्रोल बना के रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कोई भी वहाँ पे विद्रोह करता है तो वो सेना के माध्यम से कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक तरह से उनकी राजतंत्र को मजबूत कर रहा है ना, राजतंत्र की जैसी संस्थाओं, जो पारंपरिक संस्था हैं उसको भी मजबूत कर रहा है। कुशल नौकरशाही मतलब पूरे क्षेत्र में नौकरशाही अच्छे से रहे, नौकरशाही, कोई भ्रष्टाचार ना हो। गतिशील अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी नेपोलियन ने सुधार किए थे वो भी अच्छा है कि अगर राजतंत्र भी होगा, अगर राजा महाराजा भी रहेंगे बेटा तो भी तो ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था अच्छे से चले। तो गतिशील अर्थव्यवस्था। सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति। मतलब सामंतवाद और जो भूदास, मतलब एक जमीन होती थी उस पर जो दास बना के उन पर काम करवाया जाता था, तो वो सब सारी चीज़ों की समाप्ति। तो ये सारी चीज़ें जो नेपोलियन ने लाई थी, नेपोलियन ने लेके आई थी। तो यहाँ पे जो रूढ़िवाद थे, कुछ रूढ़िवाद लोग थे, उन्होंने बोला ये अच्छी चीज़ है, ये एक तरह से हमारी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जो मैंने आपको बताया PRAB, वहाँ से आप इन चारों कंट्रीज़ के नाम याद कर सकते हैं। जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन लोगों ने जो मिलकर हराया था, इन चारों देशों ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समझौता करने के लिए ये वियना में मिलते हैं।
ठीक है भाई, चारों देश, कोई भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद समझौता होता है, तो समझौता करने के लिए ये लोग वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, ड्यूक मैटरनिक। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इन्होंने इसकी मेजबानी की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है बेटा कि 1815 की वियना संधि में क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या विषय वस्तु थी जो रखी गई सामने लाके, तो कौन कौन सी चीज़ें निकलती है, क्या परिणाम निकलता है 1815 की वियना संधि का, ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा बनता है। तो वो क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे, अभी हम लोग पॉइंट पॉइंट करके 1 2 करके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वो सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। मतलब जो नेपोलियन आया था, नेपोलियन ने क्या किया था, जो पहले की फ्रांस था, पहले के फ्रांस को पूरी तरह से उसने चेंज कर दिया था। कैसे? पहले का फ्रांस था, जब वो आ गया फ्रांस में, नेपोलियन आ गया, अब नेपोलियन ने अगल बगल की जो भी क्षेत्र थे उनको जीतना शुरू कर दिया, अगल बगल के क्षेत्रों में भी अपना कंट्रोल, अपना एक तरह से आप बोल सकते हो आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो जो भी नेपोलियाई युद्ध थे, मतलब नेपोलियन ने जो भी युद्ध करके जो भी बदलाव किए थे उनको पूरी तरह से ख़त्म करना था। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। पहली चीज़ क्या की गई? देखिए ट्रिटी ऑफ वियना, वियना संधि में, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसमें जो बूर्बो वंश थे, लुइस 16 थे, जिनको हटा दिया गया था, अब उसी वंश को वापस से बहाल किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। मतलब जब नेपोलियन ने आके यहाँ पे जीता था उन इलाकों को, उसको अब क्या कर दिया, उनको उससे फ्री कर दिया गया, अब वो इलाके फ्रांस के अधीन नहीं रह गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। तो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे इंडिया है हमारा, सपोज कोई देश है, इंडिया का समझ लीजिए, इंडिया है, इंडिया के बीच में यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद यहाँ पे चाइना है ना, तो इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चीन, भारत और चीन के बीच में नेपाल है। तो नेपाल क्या करता है? एक तरह से बफर स्टेट का काम करता है। मतलब अब इंडिया और चाइना के बीच में आप सोचिए कि कोई किसी भी मामले पे गर्मा गर्मी हो गई तो दोनों देश क्या होंगे आपस में, यहाँ अगर अगल बगल रहेंगे तो अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नेपाल है बीच में, नेपाल से क्या होगा, इनको नेपाल से होते हुए उस कंट्री में जाना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो सकती है, इनको ये नेपाल को पहले काउंटर करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे फ्रांस जो था, फ्रांस की बाउंड्री पर छोटे छोटे से स्टेट बना दिए गए, इससे ताकि फ्रांस जो है इस बाहर की और जो कंट्रीज थी वहां पे अपना विस्तार ना कर सके, उसको एक छोटी कंट्री से होके, छोटे देश से होके गुजरना पड़े। यही चीज किया गया थर्ड पॉइंट में। फोर्थ में, अब देखिए थर्ड में वही, हम उसको पहले थर्ड को समझते हैं, कौन कौन से स्टेट राज्य बनाए गए। उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। उत्तर में कौन आ गया? नीदरलैंड आ गया एंड बेल्जियम आ गया। दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया, दक्षिण में जो पिडमोंट थी उसमें जेनोवा को जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गई। अब यहाँ से फोर्थ पॉइंट लिखिए, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। मतलब अब क्या हो रहा है, वो जो चारों देश थे, चारों देश जो वियना की संधि करने आए थे, अब वो लोग भी कुछ ना कुछ देश अपने अंदर में ले रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ देश अपने अंदर में ले रहे हैं। जैसे प्रशा जो था, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर कुछ नए इलाके दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को क्या किया गया? ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया, उत्तरी इटली जो थी वो ऑस्ट्रिया को दे दी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, जो नेपोलियन ने 39 राज्यों को, जो जर्मन के महासंघ स्थापित कर दिया था, 39 राज्यों को मिला के उसने जर्मन महासंघ जो बनाया था, उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया, उसको किसी ने नहीं छुआ, किसी ना दिया गया ना लिया गया। ठीक है, और रूस को क्या मिलता है? रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। तो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें किसको किसको मिलती हैं, फिर से समझेंगे। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य बना दिया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, ये तो चलिए वो बात हो गई। किसको किसको क्या दिया जाता है? प्रशा को दिया गया था कुछ उसके पश्चिमी सीमा पे कुछ महत्वपूर्ण इलाके, ऑस्ट्रिया को दिया गया था उत्तरी इटली का कुछ पार्ट, ठीक है, और रशिया रूस को दिया जाता है पोलैंड का कुछ पार्ट, और प्रुशा को फिर से सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया।
तो ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स थे बेटा, ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं आपके वियना की संधि में। ये सारे पॉइंट्स वियना की संधि के अगर पॉइंट्स पूछेगा तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब जो किया गया इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन राजतंत्रों की बहाली करना जिसे नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। जो भी सिस्टम में उलटफेर नेपोलियन ने कर दिया था, अब उसको वापस से बहाल करना, ये किसका लक्ष्य था? ये ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि का। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना, जो रूढ़िवादी व्यवस्था हमने पढ़ी कि पारंपरिक संस्था को कायम करना, ये उसका लक्ष्य रह गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ये स्थापित रूढ़िवादी संस्थाएं थी बेटा, ये बहुत निरंकुश थी, मतलब इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था, ये आलोचना असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब अगर इनको वो कोई भी आके सामने से कह रहा है कि आपकी सरकार ये गलत कर रही है, ये वैध नहीं है, तो इसको क्या करते थे ये लोग? उसको दबा देते थे। तो ज़्यादातर सरकारों ने क्या किया? सेंसरशिप के नियम बताए। सेंसरशिप के नियम मतलब कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था, जिसका मतलब था कि अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में उन सब चीज़ों पे नियंत्रण लगाया गया जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी बातें करते थे। मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो लोगों को अब ये बात ना फैले कि हाँ फ्रांसीसी क्रांति ऐसी कोई क्रांति हुई थी जिसमें राजा महाराजा वाले सिस्टम को हटा दिया गया था और लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई चीज़ें वो नहीं फैलाना चाहते थे, इसलिए अखबारों पर नियंत्रण कर लिया, किताबों पर, नाटकों पर, गीतों पर, हर चीज़ में उन्होंने नियंत्रण कर लिया। लेकिन अब कोई भी चीज़ है कितना भी दबाएंगे कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी वो उदारवादियों को लगातार प्रेरित, उदारवादी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लगातार उससे प्रेरित हो रहे थे, उनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें बसी हुई थी और वो हमेशा, जो उदारवादी लोग थे वो रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध करते थे, ठीक है। और उस टाइम पे उन्होंने एक प्रमुख मुद्दा क्या उठाया था कि प्रेस की आज़ादी, क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप लगा के इन्होंने रख दिया है, अखबार, किताब, नाटक, गीत, इन लोगों को नियंत्रित कर लिया है। तो उस टाइम पे इन्होंने इस चीज़ों को चाहते थे कि वो मुक्त हों, इसलिए प्रेस की आज़ादी की डिमांड की। किसने की? उदारवादी जो राष्ट्रवादी, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिकारी। सो जब 1815 के बाद बेटा, जब लोगों को दबा के रखा जाने लगता है, लोगों को सेंसरशिप लगा दी जाती है, जो निरंकुश राजा होते हैं अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो क्या होता है, जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो भूमिगत हो जाते हैं मतलब अब छुप छुप के सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बन जाते हैं। मतलब अब क्या हुआ, जो यूरोपीय राज्य थे वहाँ पे इन लोगों से, जो भी निरंकुश राजा थे इनसे डर के सब लोग चुप चुप के करते हैं। तो क्या बनने लगे? अब यूरोप में गुप्त संगठन बनने लगे थे, ठीक है। तो उस समय की बात है जब ये गुप्त संगठन बन रहे थे, तो जो कोई भी अगर क्रांतिकारी है तो उसका मतलब होता था कि वो राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करेगा। कौन सी व्यवस्था? जो वियना कांग्रेस, जो हमने वियना कांग्रेस के बारे में अभी को पढ़ा, सारे पॉइंट्स पढ़े, उसको उस टाइम पे जो भी वियना कांग्रेस के माध्यम से जो भी चीज़ें स्थापित की गई थी उसका विरोध करना है। कौन करेगा? जो क्रांतिकारी निकल के आएंगे, ठीक है। और क्रांतिकारी ही मिलकर क्या बना रहे थे बेटा? बहुत सारे गुप्त संगठन बना रहे थे, ठीक है। तो अब ऐसा ही एक क्रांतिकारी हम लोग पढ़ेंगे। क्रांतिकारी थे बहुत ही फेमस, कौन थे? जुसेप्पी मैत्सिनी। कहाँ के थे ये? इटली के क्रांतिकारी। तो इटली के क्रांतिकारी कौन थे? जुसेप्पी मैत्सिनी। यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बन सकता है, एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 3 नंबर का भी, 6 नंबर का भी, कितने भी लॉन्ग शॉर्ट सब में बन सकता है जुसेप्पी मैत्सिनी के बारे में, कि आप लिखिए यहाँ पे जुसेप्पी मैत्सिनी के बारे में टिप्पणी कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कैसे लिखना है? तो आप लिखेंगे इटली के क्रांतिकारी थे, बाकी के पॉइंट्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था बेटा 1807 में जेनोवा में हुआ था, ठीक है। और ये गुप्त संगठन के सदस्य बने। कहाँ के? कार्बोनारी में एक गुप्त संगठन बना था, ये उसके सदस्य बनते हैं एंड सदस्य बन के ये क्रांतिकारी हो जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। तो लिगुरिया में उन्होंने क्रांति करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। क्या किया इन्होंने? तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। 2 भूमिगत संगठन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि लोग मिलके क्या बनाते थे, ये मिलके जो आप बोल सकते हो कि मिलके छोटे छोटे से आप लोग क्या बोल सकते हो, राष्ट्रराज के खिलाफ, मतलब जो यहाँ पे लोग थे निरंकुशवादी के खिलाफ जो गुप्त संगठन बनाते थे, उसके खिलाफ यहाँ पे जो ये
कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग, यस। सो इन्होंने 2 भूमिगत संगठन बनाए, कौन कौन से, मोर्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। तो इसको नाम जरूर याद रखिएगा, अगर गिसिप्पी मैज़नी के बारे में पूछता है तो आप लोग ये 2 पॉइंट जरूर ऐड करिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप। कहाँ पे बनाया था, मार्सेई में, एंड दूसरा बर्न। बर्न कहाँ है बेटा, आज के स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो, चलिए ठीक है, इन्होंने बना दिया। तो इससे क्या होता है कि जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो समान विचारधारा के लोग होते हैं, समान विचारधारा के लोग होते हैं, वो लोग आके इसमें शामिल होते हैं, इसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। तो समान विचारधारा के लोग आके इसमें सदस्य बनने लगे। अच्छा, मैथ्सनी का विश्वास क्या था, वो क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी? तो उनका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब एक राष्ट्र जो है वो एक इकाई है, एक सिंगल यूनिट है, एक इकाई है, इसको तोड़ो मोड़ो मत, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं कि एक इकाई को आप तोड़ दो, ये कोई राजा महाराजा के अंदर में है, ये कोई साम्राज्य के अंदर में, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से इटली जो था, क्योंकि वो इटली के क्रांतिकारी थे, इटली बहुत ही छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में बट के रह रहा था। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि जो राष्ट्र है वो प्राकृतिक इकाई है, एक इकाई है, तो इसको इटली भी है जो वो छोटे छोटे राज्यों में और प्रदेशों में पाबंदियों की तरह नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। तो उनका मतलब था कि इटली को जोड़ के पुनः इटली का एकीकरण किया जाए, ठीक है। सो उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए, क्योंकि वो सारे देश भी जो थे, जर्मनी थी, फ्रांस थी, स्विट्जरलैंड, ये भी तोड़ी मोड़ी गई थी, पोलैंड भी था, तो ये लोगों ने मिलकर वहाँ पे भी गुप्त संगठन बनाए गए वहाँ पे। सो मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथ्सनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। तो एक तरह से उन्होंने हरा दिया, उन्होंने बहुत सारे राजतंत्र का विरोध कर रहे थे, निरंकुशवादी जो राज थे उसका विरोध कर रहे थे, प्रजातांत्रिक गणतंत्र वो चाहते थे। तो ये सब जो उनकी सोच थी उससे उन्होंने रूढ़िवादियों को हरा दिया। और इसी से डर के मेटरनिक ने एक बहुत बड़ी, मेटरनिक कहाँ पे पढ़ा था हमने, जब हमने पढ़ा कि वियना की जो संधि होती है, तो मेटरनिक थे। तो मेटरनिक ने क्या बोला मैज़नी के बारे में, उन्होंने बोला था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, मैज़नी, गिसिप्पी मैज़नी जो है, ये गिसिप्पी मैज़नी, इनको बोला मेटरनिक ने कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। अगर गिसिप्पी मैज़नी के बारे में बेटा आता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन गिसिप्पी मैज़नी आ गए तो वहां पे आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारियों का युग, ठीक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी का पीछे आप लोग रिवाइज करिए, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बेटा वीडियो अगर पसंद आई है देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।